नमस्कार और स्वागत है आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में। आज हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति के एक बेहद अहम दिन की। 16 मई 2026 को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक नई कैबिनेट और विभागों के आवंटन की घोषणा की। ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि शक्तियों का एक नया संतुलन है जो राज्य के आने वाले भविष्य को तय करेगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। इस विश्लेषण को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, कैबिनेट आवंटन की पूरी प्रक्रिया। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कौन से अहम विभाग अपने पास रखे हैं। तीसरा, राज्य के आर्थिक और ढांचागत नेता। चौथा, सामाजिक कल्याण और शिक्षा। और आखिर में वर्तमान संदर्भ और नई सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कैबिनेट आवंटन प्रक्रिया और सत्ता तक पहुंचने के प्रशासनिक कदम। अब ये सब हुआ कैसे? 16 मई की सुबह ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल एक्शन में थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी आए पी सेंथिल कुमार सीधे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास गए और उन्हें नई कैबिनेट की एक सिफारिशी सूची सौंपी। फिर दोपहर के वक्त सेंथिल कुमार ने मुख्यमंत्री विजय से उनके आवास पर आकर मुलाकात की। दिन भर की इस कड़ी मुशक्कत के बाद शाम तक आते आते इन नए कैबिनेट विभागों की औपचारिक घोषणा को अंतिम रूप दे दिया गया। एकदम नापातुला और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, मुख्यमंत्री के पास रखे गए विभाग और शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कुछ सबसे ताकतवर विभाग किसी और को ना देकर सीधे अपने पास रखे हैं, जैसे कि होम और पुलिस, जो कानून व्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा पब्लिक एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यूथ वेलफेयर, विमेन्स वेलफेयर और अर्बन एंड वाटर सप्लाई जैसे विभाग भी उन्हीं के पास हैं। साफ शब्दों में कहें, सुरक्षा, प्रशासन और नगर विकास का सीधा कंट्रोल मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों में रखा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आर्थिक और ढांचागत नेता। इसे हम राज्य का इंजन रूम भी कह सकते हैं। किसी भी राज्य की प्रगति इन्हीं विभागों पर टिकी होती है। यहाँ हमारे पास 3 बड़े नेता हैं। के सेंगोत्तियान को फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय मिला है, जो पेंशन और उसके भट्टों की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरे हैं आर निर्मल कुमार, जिन्हें एनर्जी रिसोर्सेज और लॉ दिया गया है। इनके कंधों पर बिजली, अदालतों, चुनाव और सबसे अहम भ्रष्टाचार रोकथाम जैसे बड़े मुद्दे होंगे। और तीसरे हैं आधव अर्जुना, जो पब्लिक वर्क्स और स्पोर्ट्स का जिम्मा संभालेंगे। हाईवेज, इमारतें और छोटे बंदरगाह उन्हीं के निर्देशन में विकसित होंगे। और इसी इंजन रूम में एक और नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो है एस कीर्थनाका। उन्हें इंडस्ट्रीज यानी उद्योग मंत्री बनाया गया है। राज्य में निवेश लाना, उद्योगों को आगे बढ़ाना, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। पर इनकी नियुक्ति में एक और खास बात छिपी है, और वो खास बात यह है कि एस कीर्थना इस पूरे नए कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। नंबर 1, सबसे युवा। एक सबसे युवा नेता को उद्योग और निवेश जैसा भारी भरकम मंत्रालय देना यही दर्शाता है कि सरकार नए आइडियाज और एक ऊर्जावान अप्रोच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, सामाजिक कल्याण और शिक्षा। ये हमारे रोजमर्रा के स्तंभ हैं। ये वो मुद्दे हैं जो आम जनता को रोजाना प्रभावित करते हैं। एन आनंद को रूरल डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज सौंपा गया है, जहां वो गरीबी उन्मूलन और किसानों के कर्ज जैसे बुनियादी मुद्दे देखेंगे। पी वेंकटरामन फूड और सिविल सप्लाईज के मंत्री के रूप में ग्राहकों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण पर ध्यान देंगे। राजमोहन स्कूल एजुकेशन, तमिल डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी संभालेंगे, जिसमें आर्कियोलॉजी और तमिल संस्कृति भी आते हैं। और के.जी. प्रभु नेचुरल रिसोर्सेज यानी खदानों और खानों का भार उठाएंगे। जब बात सामाजिक कल्याण की हो तो स्वास्थ्य को कैसे भूल सकते हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए के.जी. अरुणराज को हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर मंत्री चुना गया है। इनकी एंट्री थोड़ी खास है। दरअसल के.जी. अरुणराज एक पूर्व IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी रह चुके हैं,
सोचिए, एक टॉप प्रशासनिक अधिकारी का पेशेवर दिमाग अब सीधे एक मंत्रालय को चलाएगा। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड वाले शख्स को हेल्थ जैसा जटिल पोर्टफोलियो देना एक बड़ा कदम है, जो प्रशासन को बिल्कुल नए और नियमित ढंग से चलाने की ओर इशारा करता है। आखिर में आते हैं अपने पांचवें और अंतिम हिस्से पर, संदर्भ और तुरंत आने वाली चुनौतियां। नई कैबिनेट को आते ही कई दबावों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ एक बड़ी पॉलिटिकल चुनौती थी, जहां आम जनता की सख्त आलोचना के बाद मुख्यमंत्री को एक ज्योतिषी की नियुक्ति वापस लेनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री से ड्यूटी फ्री कॉटन आयात करने की दरख्वास्त की है। एक तरफ सियासी विवाद को शांत करना और दूसरी तरफ राज्य के उद्योगों को आगे बढ़ाना, दोनों ही सामने मुबाए खड़े हैं। तो पूरी तस्वीर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, केंद्रित शक्तियों, अनुभवी अधिकारियों और युवा ऊर्जा का ये जो मिश्रण इस कैबिनेट में तैयार किया गया है, क्या ये तमिलनाडु की इन आने वाली आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को पार लगा पाएगा? ये सरकारी आंकड़े और नियुक्तियां सिर्फ नाम नहीं हैं, ये राज्य के नए रास्ते का नक्शा है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन जटिल आंकड़ों को समझना आसान कर दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।